नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का 24 स्टडी वाला चैनल पर स्वागत है। आज मैं सामान्य विज्ञान को पढ़ाऊंगी, जिसमें पहला है प्रारंभिक भौतिक विज्ञान। इसमें पहला टॉपिक दिया है मात्रक या मापन या मापक यंत्र। इसमें पहला प्रश्न है प्रतिबल की एसआई इकाई क्या होगी? तो ये हो जाएगा पास्कल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। अगला है आयतन की एसआई इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा घन मीटर। आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। इसका एसआई मात्रक घन मीटर होता है तथा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक घन सेंटीमीटर होता है। अगला है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा? जूल। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल है। ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है। वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलो वाट घंटा ऊर्जा के अन्य मात्रक हैं। ऊर्जा दो प्रकार की होती हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अगला है समय की एसआई इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा सेकेंड। समय का एसआई मात्रक सेकेंड है। एसआई इकाई में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। इसमें है राशि और उसका मात्रक देख लेते हैं। तो लंबाई का मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण मोल हो जाएगा, परिमाण क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। समय का हो जाएगा सेकेंड। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश क्या हो जाएगा? ये कार्य क्या है? अदिश राशि है। वे राशियाँ जिसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कार्य, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, आयतन आदि। अगला है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ये हो जाएगा टेस्ला। क्या हो जाएगा? टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला है। 1 गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। 1 गॉस बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? तो ये हो जाएगा डेसिबल। किसी ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। चालकता का मात्रक मोह तथा स्वप्रेरक का मात्रक हेनरी होता है। प्रदीपन का मात्रक लक्स होता है। अगला है आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा हर्ट्ज। आवृत्ति माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं, अर्थात n बराबर I/T। इसका मात्रक हर्ट्ज हो है। अगला है पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? तो ये हो जाएगा मैक। आगे है इसमें पराध्वनि गति का मापांकन मैक संख्या द्वारा किया जाता है। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है, नॉट चाल का मात्रक है जो एक समुद्री मील प्रति घंटा के बराबर है। रिक्टर भूकंप तीव्रता मापने का पैमाना है। अगला है न्यूटन की इकाई है। तो ये हो जाएगा न्यूटन की इकाई बल हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन है। इसका अन्य मात्रक डाइन है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। बार किसकी इकाई है? तो ये हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव का। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। बार वायुमंडलीय दबाव की इकाई है। 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा इसके मात्रक जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा
किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है जिसे जूल कहते हैं। अगला है, किसकी गतिशील श्यानता की एसआई इकाई है? तो ये हो जाएगा पास्कल सेकेंड। इसमें है श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तरल के इस गुण को श्यानता कहते हैं। श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है, ठोसों में श्यानता नहीं होती है। इसका एसआई मात्रक डेवा पॉइज या पॉइजली है जिसे पास्कल सेकेंड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि मात्रक जूल नहीं है? तो ये हो जाएगा सामर्थ्य। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। यदि कोई कर्ता टी समय में W कार्य करे तो P बराबर W/T। शक्ति का SI मात्रक वाट तथा अश्व शक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? तो ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड। आगे है, इसमें कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/T होगी। शक्ति का SI मात्रक वाट है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक बताइए? तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं, इसमें देख लेते हैं। जड़त्व आघूर्ण का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था, बाद में न्यूटन ने इसका विस्तृत वर्णन किया, जिसके अनुसार जड़त्व आघूर्ण I पिंड के समस्त द्रव्यमान m तथा दूरी के वर्ग r² के समानुपाती होता है। अतः I बराबर सिग्मा mr², जिसका मात्रक किग्रा मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है, तो ये हो जाएगा दाब का। ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ब्लेज पास्कल ने दाब का पास्कल नियम दिया। इन्हीं के नाम पर दाब का मात्रक पास्कल रखा गया। अगला है, बिजली के करंट का SI यूनिट क्या है? तो ये हो जाएगा एम्पियर। SI यूनिट और कुछ राशियां देख लेते हैं। तो वाट का शक्ति, वोल्ट का विद्युत विभव विभवांतर विद्युत वाहक बल, कैंडेला का दीप्त तीव्रता, एम्पियर का बिजली के करंट। अगला प्रश्न है, दबाव का SI यूनिट क्या है? तो ये हो जाएगा पास्कल। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब या दबाव कहते हैं, अर्थात P बराबर F/A या दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का SI मात्रक N/m² होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। आगे है, किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक परिणाम को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। सीजीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है, इसलिए इसे सीजीएस पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 3600 जूल। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कार्य की शक्ति W/T होती है। शक्ति का SI मात्रक वाट है। 1 वाट घंटा बराबर 1 वाट गुणे 1 घंटा बराबर 1 गुणे 3600 सेकेंड। अतः 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल हो जाएगा। अगला है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम्ब। 1 वोल्ट का मान 1 जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है। यह विद्युत विभव का मात्रक है। अगला है, दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? ये हो जाएगा लैक्टोमीटर।
मापक यंत्र और मापन देख लेते हैं कुछ। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र। अगला है रेडियो धार्मिकता नापी जाती है, तो ये हो जाएगा गीगर मूलर काउंटर। रेडियो धार्मिकता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। रेडियो धार्मिकता प्रवृत्ति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं तथा यह घटना रेडियो सक्रिय कहलाती है। लगभग 90% रेडियो सक्रिय समस्थानिक एवं अनेक रेडियो सक्रिय तत्व ज्ञात है। अगला प्रश्न है आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। किससे हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। हाइड्रोमीटर से इस उपकरण द्वारा द्रवों की सापेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। बैरोमीटर से यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है और थर्मामीटर यह उपकरण ताप को डिग्री सेल्सियस में मापता है। अगला है सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, तो यह हो जाएगा फैथोमीटर। फैथोमीटर द्वारा सागर की गहराई मापा जाता है जबकि यूडियोमीटर द्वारा गैस की मात्रा। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। पेरिस्कोप एक लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है। अगला है टर्मिनल डॉपलर वेदर रेडार TDWR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। टर्मिनल डॉपलर वेदर रेडार का प्रयोग खराब मौसम में हवाई जहाज़ को उतारने में किया जाता है। भूकंप का मापांकन सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है, तो यह हो जाएगा कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। अगला टॉपिक है यांत्रिकी। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है, तो भिन्न कौन सा है, तो बल क्या है भिन्न है। कार्य गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा सदिश राशि है जबकि बल क्या है सदिश राशि है। और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और कार्य ये सब अदिश राशि हैं। अगला है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि, तो इसमें हो जाएगा ए सही हो जाएगा। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। आगे है इसमें ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। अगला प्रश्न है वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम mL2T-2 है, तो ये हो जाएगा किया गया कार्य। किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों व घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। यांत्रिकी में सभी भौतिक राशियों की विमाओं mL/T के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। बल द्रव्यमान गुणे त्वरण किया गया कार्य। बल गुणे विस्थापन गतिज ऊर्जा 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे दूरी। बल आघूर्ण बल गुणे लंबवत दूरी का आयाम mL2T-2 होता है जबकि दाब का आयाम mL-1T-2 तथा संवेग का mL/T-1 होता है। कार्य का आयाम mL2T-2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है माचिस की डिब्बी में किस तरह से
जब वो माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने के कारण बनता है? तो ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा का यह रूप पदार्थों के मध्य रासायनिक रूप से संचित रहता है। यह पदार्थ के अणुओं के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण विभिन्न छोटे कणों की आपसी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। अतः माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो रासायनिक ऊर्जा का रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने के कारण बनता है। अगला है नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो ये हो जाएगा गतिज। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा ke होगी। ke बराबर होता है 1/2 mv², जैसे बहता हुआ जल। अगला प्रश्न है एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, किस नियम का पालन करता है? तो ये हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम का। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसी नियम के तहत चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला है जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? तो ये हो जाएगा रैखिक संवेग का संरक्षण। जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने 1937 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है विसर्पी घर्षण होता है, क्या होता है? तो ये हो जाएगा सीमित घर्षण से थोड़ा कम। विसर्पी घर्षण सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब बल पर निर्भर करता है। हमारे दैनिक जीवन में घर्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी की सतह पर चलने वाले प्रत्येक वाहन की गति सतह तथा वाहन के आधार के बीच घर्षण बल द्वारा ही संभव है। अगला प्रश्न है घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये हो जाएगा घर्षण गति का विरोध करता है। आगे है घर्षण बल वह गुण जिसके कारण दो विषम वस्तुओं के मध्य प्रतिरोध बल उत्पन्न होता है, जो एक वस्तु को दूसरे के सापेक्ष खिसकने का विरोध करता है। घर्षण कहलाता है वह बल जो सदा वस्तु की संभावित गति अथवा खिसकने की दिशा में विपरीत कार्य करता है। अगला है एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पे निर्भर करती है? तो ये हो जाएगा लोलक की लंबाई पर। यदि लंबाई में न बढ़ने वाली ऐंठन रहित भारहीन डोरी एक सिरे पर भारी ठोस पिंड को लटकाकर डोरी के दूसरे सिरे को घर्षण रहित दृढ़ आधार से बांध दे तो इस प्रकार बना हुआ निकाय सरल लोलक कहलाता है। सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। अगला है गति जो कुछ समय बाद खुद को दोहराती है उसे कौन सी गति कहते हैं? तो ये हो जाएगा आवधिक गति। वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद ही गति को दोहराता है, इस प्रकार की गति को आवधि गति या आवर्त गति कहते हैं। अगला टॉपिक है ये गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के अधीन गति। इसमें है स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री
लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है वह गेंद कहाँ गिरेगी? तो हो जाएगा यात्री के हाथों में। स्थिर गति के दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत या ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है तो वह गेंद यात्री के हाथों में आकर गिरेगी। अगला प्रश्न है, यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? गुरुत्व त्वरण बराबर 10 मीटर पर सेकेंड -2 है। तो क्या हो जाएगा? इसमें आपका √20 h मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसमें है गति के तृतीय समीकरण v² बराबर u² प्लस 2gh से जब मुक्त रूप से गिर रही है तो u प्रारंभिक वेग बराबर 0 अतः v² बराबर 2gh। तो v बराबर हो जाएगा √2gh। गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड तो v बराबर हो जाएगा √2 × 10 × h मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा v बराबर √20h मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, g का मान न्यूनतम होता है तो ये कहाँ पे होता है? तो ये हो जाएगा विषुवत रेखा पर g का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी पर g गुरुत्वजनित त्वरण का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वजनित त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, अर्थात व्यक्ति का भार ध्रुवों पर अधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर कम होता है। अगला है, एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन कितना है? 600 न्यूटन नापता है। यदि वह व्यक्ति एक 5 मीटर पर सेकेंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला में दर्शाया गया भार क्या होगा? तो ये हो जाएगा 600 न्यूटन के समान। इसमें है लिफ्ट के ऊपर की ओर गति करने पर व्यक्ति का भार W बराबर mg + a होता है। आगे है, अगला प्रश्न है, अभी इसमें और है, परंतु v बराबर m मीटर पर सेकेंड से लिफ्ट ऊपर की ओर गतिमान है अतः उसका ऊर्ध्वाधर त्वरण a बराबर 0 होगा। तब W बराबर mg + 0 इसलिए W बराबर mg हो जाएगा। अतः वस्तु पहले से ही समान होगा क्योंकि लिफ्ट नियत वेग से ऊपर की ओर गतिमान है। अगला टॉपिक है, पदार्थ के गुण या आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसमें है, जब स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो यह हो जाएगा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत पर आधारित है। लोहे की गोली का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है जिससे वह जल में डूब जाती है, जबकि जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उस पर लदे सामान के भार से अधिक हो जाता है जिसके जहाज पानी पर तैरता है। अगला टॉपिक है, तरंग या ध्वनि। इसमें है, एक ध्वनि तरंग का वेग 700 मीटर पर सेकेंड है और तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति की गणना करें। तो क्या हो जाएगा? इसमें 2000 हर्ट्ज हो जाएगा।
ध्वनि का तरंग वेग v बराबर है 700 मीटर पर सेकेंड। तो तरंग दैर्घ्य बराबर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जाएगा, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 35/100 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर m लैम्डा। तो n बराबर v/लैम्डा। तो n बराबर हो जाएगा 700/35/100। तो इसमें हो जाएगा n बराबर 7000/35। तो n बराबर हो जाएगा 2000 हर्ट्ज। अगला है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना। पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से चमगादड़ अपने शिकार का पता लगाती हैं। समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करने में और मानव शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने में पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग किया जाता है, जबकि आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो ये हो जाएगा निर्वात में। वायु में ध्वनि को अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग के रूप में जाना जाता है और तरंग एक विक्षोभ है जो कंपनमान वस्तु द्वारा उत्पन्न होता है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं जब संपीड़न और विरलन से बनती है। ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि ध्वनि तरंगों का यांत्रिक तरंगें कहते हैं। निर्वात में ध्वनि संचारित नहीं होती क्योंकि ध्वनि को संचारित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य है? तो ये हो जाएगा रेडियो तरंगों में। इसमें है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इसमें एक तरफ है विद्युत चुम्बकीय तरंग, उसके खोजकर्ता और तरंग दैर्घ्य, परिसर और उपयोग। इसमें पहले है गामा किरणें। तो इसकी खोज किया था बैकुरल। इसमें परिसर हो जाएगा 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक। छोटी तरंग दैर्घ्य तथा उच्च वेधन क्षमता के कारण इनका उपयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं में होता है। अगला है परावैगनिक किरणें। तो ये हो जाएगा रिटर। ये है 10⁻8 मीटर से 3.9 × 10⁻7 मीटर। इसका प्रयोग अदृश्य लिखाई अंगुलियों के निशानों का पता लगाने व खाद्य वस्तुओं के संरक्षण में होता है। अगला है अवरक्त किरणें। ये है हर्लेस। तो 7.8 × 10⁻7 मीटर से 1 × 10⁻9 मीटर तक और 8000 एंगस्ट्रॉम से 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक। इसमें है रोगियों की सेकाई तथा रिमोट कंट्रोल में होता है। अगला है रेडियो तरंगे लघु और दीर्घ। तो लघु का हो जाएगा, खोज किए थे हेनरिक, और दीर्घ का मार्कोनी। इसमें है 1.0 × 10⁻1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक या 10⁻11 एंगस्ट्रॉम। इसका उपयोग रेडियो टीवी के संचारण में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है? तो ये हो जाएगा लोहा। लोहा एक ध्वनिक पदार्थ है। लोहा धातु से उत्पन्न होने वाली विशेष प्रकार की ध्वनि को अनुनादी ध्वनि कहा जाता है। धातु में यह अभिलाक्षणिक गुण होता है। यही कारण है कि मंदिर या स्कूल के घंटे आदि धातु के बने होते हैं। अगला है, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये हो जाएगा तरंग दैर्घ्य होती है।
तरंग गति से समान काल में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के सुरंगों अथवा शर्तों के बीच की दूरी अथवा अनुदैर्ध्य तरंगों के क्रमागत दो संपीड़न या विरल के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। अगला है, किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो हो जाएगा नारंगी। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है का प्रकीर्णन सबसे अधिक व लाल रंग जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसके बाद नारंगी रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य का क्रम निम्नवत है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रेडियो तरंगों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के समान अर्थात 3 × 10⁸ मीटर से होता है। अगला है, FM प्रसारण बैंड किसके बीच होता है? तो ये हो जाएगा VHF रेंज के। FM प्रसारण VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के बीच होता है जिसका रेंज 30 MHz से 300 MHz होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? किसमें होती है? तो ये हो जाएगा लोहा में। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। अगला है, इसमें है, गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 मीटर पर सेकेंड, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड, जल में ध्वनि की चाल 1493 मीटर पर सेकेंड, लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड। अगला है, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो हो जाएगा 80 डेसिबल। कंपन करने वाली प्रत्येक वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि की तीव्रता जब अधिक होती है तब वह कानों को अप्रिय लगने लगती है। इस अवांछनीय अथवा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। ध्वनि का सामान्य मापक इकाई डेसिबल है। डेसिबल मापक शून्य से शुरू होता है जो सामान्य मनुष्य के कान से सुनी जा सकने वाली सर्वाधिक धीमी आवाज़ को प्रदर्शित करती है। ध्वनि के स्रोत और तीव्रता डेसिबल में देख लेते हैं। तो इसमें है साधारण बातचीत, तो ये 30 से 40 डेसिबल में, जोर से बातचीत 50 से 60, ट्रक ट्रैक्टर का 90 से 100, सायरन का 110 से 120, जेट विमान का 140 से 150, मशीन गन का 170 और मिसाइल का 180। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को शोर नाम दिया गया है। अगला है, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? तो ये हो जाएगा मैक। सुपरसोनिक स्पीड मापने की इकाई मैक है। मैक बराबर वस्तु की गति बटे माध्यम में ध्वनि की गति। जब मैक संख्या का मान 1 हो तब वस्तु की गति ध्वनि की गति के समान हो जाती है। यदि मैक संख्या 1.35 हो तो इसका अर्थ है कि वस्तु की गति ध्वनि की गति से 35% अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? तो ये हो जाएगा 100 हर्ट्ज।
जिस यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है वह मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है, इसे ही ध्वनि कहा जाता है। अतः 100 Hz आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी। ध्यातव्य है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में, उसके पश्चात द्रव में तथा सबसे कम गैस में होती है। अगला है, ध्वनि तरंगों की कौन सी विशेषता इसके तारतम्य को तय करती है? तो यह हो जाएगा आवृत्ति। इसमें है तारतम्य ध्वनि का वह माध्यम है जिससे हम ध्वनि को मोटी तथा तीक्ष्ण या पतली कर सकते हैं। ध्वनि की तारतम्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसके ही आधार पर स्त्री एवं पुरुष की आवाज़ का निर्धारण किया जाता है। पुरुषों का तारतम्य कम तथा महिलाओं का तारतम्य अधिक होता है, इसीलिए महिलाओं की आवाज़ पतली होती है। अगला है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत का परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो हो जाएगा लगभग 17 मीटर। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात 16.6 मीटर लगभग 17 मीटर अवश्य होनी चाहिए। स्पष्ट ध्वनि प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समयांतराल अवश्य होना चाहिए। अगला है, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा, तो क्या होगा? लगभग 30 डेसिबल। डेसिबल ध्वनि के स्तर की मापक इकाई है। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में 30 डेसिबल आवाज़ का स्तर होगा। अगला है, दीवार के एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? तो ये हो जाएगा 17.2 मीटर। जब किसी ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु जैसे दीवार, पहाड़ से टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौटती है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी 17.1 मीटर या 17.2 मीटर होनी चाहिए। अगला है, ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता? तो ये हो जाएगा निर्वात में। ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ये तरंगे हमारे कान में श्रवण संवेदना उत्पन्न करते हैं जिससे हमें सुनाई देता है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में संचालित हो सकती हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल केवल माध्यम के गुणों, प्रत्यास्थता, घनत्व आदि पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल गैसों में सबसे कम, द्रवों में उससे अधिक तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है, जबकि निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। अगला टॉपिक है ऊष्मा। इसमें है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें है, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। ऐसा पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण होता है। अगला प्रश्न है, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा प्रज्वलन तापमान। प्रज्वलन तापमान वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है वह पदार्थ का प्रज्वलन तापमान कहलाता है। गलनांक तापमान किसी पदार्थ का गलनांक वह तापमान है जिस पर वह पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है। जैसे बर्फ 0 डिग्री पर पिघलकर 0 डिग्री के जल में बदल जाती है, अतः बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक तापमान, हिमांक तापमान का पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जल का हिमांक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ ठोस में परिवर्तित हो जाता है।
क्वथनांक तापमान। किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर गर्म करने पर उस द्रव की ऊष्मा का तापमान उस द्रव की सतह पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, अर्थात वह द्रव उबलने लगता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? तो हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। शुद्ध पानी रंगहीन गंधहीन होता है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब जल जमता है इसका घनत्व क्या होता है? तो ये हो जाएगा घटता है। जब जल जमता है तो इसका घनत्व घट जाता है तथा आयतन बढ़ जाता है। मोम और घी के पिघलने पर घनत्व बढ़ता है। अगला प्रश्न है, नमक को बर्फ के साथ पिघलाने से हिमांक घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक घट जाता है क्योंकि क्लोराइड लवण बर्फ को पिघलाने में एजेंट का कार्य करता है। यह बर्फ पानी में घुलनशील है जिसके परिणाम स्वरूप हिमांक 0 से नीचे आ जाता है। उल्लेखनीय है कि जब जल में नमक मिलाते हैं तो इसके क्वथनांक में वृद्धि होती है तथा हिमांक में कमी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? तो ये हो जाएगा अभ्रक। क्या हो जाएगा? अभ्रक। इसमें है अभ्रक ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा सुचालक है। ऊष्मा तथा बिजली के सुचालक स्वर्ण, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम है। अगला प्रश्न है, दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो हो जाएगा गिलासों को शीतल जल में डालकर। दो कांच एक दूसरे से चिपक जाते हैं जिन्हें अलग करने के लिए बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाला जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा है। तो ये हो जाएगा 80 कैलोरी प्रति ग्राम मीटर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम मीटर होती है। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो ये हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। ताप के 3 मात्रक है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट व केल्विन। इसमें है सेल्सियस पैमाने पर, फ़ारेनहाइट पैमाने पर और केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक। तो सेल्सियस पे हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पे 32 फ़ारेनहाइट, केल्विन पे 273 केल्विन। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, 212 फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन। अगला है, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? तो हो जाएगा 37 सेंटीग्रेड। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यदि शरीर का तापमान इससे कम या ज़्यादा होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। यदि शरीर के तापमान अर्थात 37 डिग्री को सेल्सियस में बदलेंगे तो इसका तापमान 273 प्लस 37 बराबर 310 केल्विन होगा। अगला टॉपिक है प्रकाश। इसे मैं अगले पार्ट में पढ़ाऊँगी। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।